चलो डीपीपी निकालो। करो। डीपीपी नंबर शायद दो करनी है ना डिस्कस। तो कर तो लिखी है आपने, नहीं कर रखी क्या? कर रखी है ना डीपीपी। हाँ कर लेते, चलो एक कर लेते हैं आज। तो डीपीपी नंबर 27। 27 के आंसर लिखो आपने। 27 के आंसर में फर्स्ट का आंसर है डी। फर्स्ट का आंसर डी है, लास्ट ऑप्शन डी। सेकंड का ABCD। ये काफी बार आ चुका सवाल है ना, तीसरी बार आ रहा है शायद ये। थर्ड का आंसर A and C। थर्ड का आंसर A and C। फोर्थ का आंसर ABC। फिफ्थ का आंसर ACD। ACD। सिक्स का दे रखा है, 7 8 का भी दे रखा है ना। तो फर्स्ट पर आ गए अपन। फर्स्ट में कोई डाउट हो? वही A/A = B/B हो गया ना। तो पुट कर दिया x+y = b, है ना, और उससे आंसर निकाल लिया हमने ना। इसके बाद आ गए हम सेकंड पर। सेकंड में कोई डाउट हो? सेकंड में कोई डाउट हो गया? कर रखा है सवाल, बता भी रखा है क्लास में पहले कभी। हाँ, बताना है। थर्ड में कोई डाउट हो? थर्ड में डिफाइन कर लो उसको, मेरे साथ जेई में आया हुआ है सवाल है शायद, है ना। इसमें 1/3 पे निकालना है। तो 1/3 पे इसको डिफाइन कर लो, मॉड को हटा दो पहले आप। तो हमें 1/3 पे चेक करना है, तो एक बार 1/3 प्लस और एक बार 1/3 माइनस पर चेक करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि x अगर 1/3 से बड़ा है, मतलब बहुत बड़े नंबर की बात नहीं कर रहे, जस्ट उस 1/3 से बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर जो 1/x होगा वो 3 से छोटा होगा, है ना, और पॉजिटिव होगा नो डाउट, क्योंकि हम 1/3 के आसपास की बात कर रहे हैं ना। तो इससे हमने क्या करा, क्योंकि जो कॉस का एंगल है वो π/2x है। अब इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 से छोटा हो जाएगा। यानी अगर x 1/3 से बड़ा है तो जो कॉस का एंगल है वो 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है वो। तो कॉस नेगेटिव है। तो मॉड खोलने के लिए क्या करेंगे? मॉड खोलने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जो f(x) हमारे पास है वो बेसिकली ऐसा आ जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो वो एंगल 3π/2 से छोटा आ गया, वो नेगेटिव हो गया। तो x² cos ऑफ π/2x आ गया। और अब तो ये क्लियर है कि अगर x 1/3 से छोटा होगा तो फिर वो एंगल 3π/2 से बड़ा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। cos π/2x, इसको ऐसा लिख लिया, बाकी से मतलब ही नहीं है अपने को ना। अब ये 1/3 पे कंटिन्यूस है ना, और 1/3 पे इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जो अनडिफाइंड है। तो बस डिफरेंशिएट करके एक बार f' 1/3 प्लस और एक बार f' 1/3 माइनस निकालो। डिफरेंशिएट जो इसको करने पर आएगा वो इसको करने पर आएगा, बस हम आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो ये आ जाएगा 2x cos ऑफ π/2x। ये ऐसा आ जाएगा ना। फिर अब x² मेंटेन रहेगा, तो cos के कारण आएगा माइनस साइन, और फिर एक आएगा वो माइनस π/2x²। तो x² तो कट जाएगा एंड वी गेट π/2 आ जाएगा ना। तो दिस इज π/2 एंड साइन ऑफ π/2x। ये डिफरेंशिएट करने पर ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें निकालना है f' 1/3 प्लस। बस फर्क ये पड़ेगा, यहाँ तो ये है और वहां क्या होगा, वहां उस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कैसे f' रहेगा ना। अब मैं अगर f' 1/3 प्लस निकालूंगा तो वो ऊपर से आएगा, मतलब वो यहाँ से आएगा, समझ रहे हैं, यहाँ से। तो 1/3 रख दो बस इसमें। जैसे 1/3 रखूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। 1/3 रखने पर ही आएगा 3π/2 -1। तो दिस इज माइनस का π/2। नहीं नहीं, क्यों प्लस π/2? माइनस साइन भी तो है आगे, प्लस π/2 आ जाए ऐसे। बस एक बार इसमें आपकी बार ये माइनस साइन हटा दो, तो आपकी बार माइनस आ जाएगा, माइनस का π/2 आ जाएगा। तो ऐसा आ जाए। अच्छा सवाल था, मतलब यूं अगर वो फंडामेंटल लगाते तो दिक्कत आती है इसमें, ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता, पुट वगैरह करना पड़ता, लिमिट में π/2 1/3 प्लस h रखना पड़ता। तो ठीक है, कंटिन्यूस भी चेक कर लिया हमने, और वो ऐसा कोई टर्म भी नहीं जो अनडिफाइंड है, तो फटाफट डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। अच्छा सवाल है ये ना। फोर में कोई डाउट हो? वो तो लाइन की तरह मिरर इमेज निकालते रहो उसमें ना, जैसे लाइन में निकालते ना मिरर इमेज, ऐसे मिरर इमेज निकालते रहो आप। लाइन टकराई पड़ते ना, स्ट्रेट लाइन अपन रे आती है मिरर से टकराती है, तो एंगल पे किसी एक साइड पर एक पॉइंट है तो उसका एंगल बाई सेक्टर के अबाउट मिरर इमेज निकाल लो, वो दूसरी साइड पे लाई करता है, तो ऐसे मिरर इमेज निकालते रहेंगे अपन। बताना है। इसके बाद नेक्स्ट फाइव में कोई डाउट हो? फाइव में ये उसको रख दो बस वहां पर ना। वो तो फोर तो ऐसा हो जाएगा ना, ये बस ये मिरर दे रखा है, पता नहीं पढ़ते लिखते नहीं हो यार आप, फिर मेरे मुंह से बार बार निकलता है ना एक ही चीज बार बार अपन बताते हैं ना। ये ऐसे रे आ रही है, ये मिरर दे रखा है, ये प्लेन दे रखा है अपने को यहाँ पर, तो ये दे रखा है मैं एम रे एम इज सेंट, वो सेम कंसेप्ट लगते हैं बार बार। वो एक बार अपन जैसे अभी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बोलता हूँ मैं, बार बार पढ़ो स्ट्रेट लाइन, सुनते थोड़ी है, लेकिन वो जोश में भी वो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, वो भी ज्यादा सवाल करने पे ध्यान देते हैं वो
उस थ्योरी को जो इतना भर भर के लिखा देते हैं ना, उसको पढ़ने पे ध्यान नहीं देते बच्चे। तो एक महीना निकल जाएगा तो फिर वो अगर पढ़ेंगे नहीं उसे एक महीने के दौरान, अपन जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलता है तब तक उसको पढ़ पाते हैं अपन। एक बार वो निकल गया फिर वो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, तो वो कंसेप्ट के मिस होते जाते हैं फिर अपने से ना। और कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में रहना चाहिए अपने ना। क्योंकि कैलकुलेशन का तो कोई भरोसा नहीं, ना दिन बुरा होता है तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, लेकिन अगर दिन बुरा होगा और बेसिक स्ट्रांग होगा तो भी अपन जीत जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले वगैरह छोटे छोटे कंसेप्ट वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए अपने ना। और ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट अपन एक बार पढ़ते हैं, वो बहुत बार हमारे सामने से निकलता है, बहुत बार हमारे सामने से, लेकिन वो अगर पहली बार हम छोड़ देते हैं ना तो हर बार छूटता जाता है फिर वो। हर बार टीचर भी अब कब तक मेहनत करेगा, बताता ही है हर बार, वैसी बात थोड़ी नहीं बताता वो, बताता ही है वो, लेकिन वो बोलता है कि भाई वो जो बोल रहा है उसकी बात बस पत्थर की लकीर होनी चाहिए, कि मेरे टीचर ने बोल दिया ना, बस अब मुझे मानना ही है इस बात को बस। और दुनिया की कोई भी ताकत कहते हैं मुझे, मेरे टीचर की बात माननी है। तो एम लाइन आ रही है, लाइन दे रखी है मैं, और इस प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है वो ना, रिफ्लेक्ट हो रही है वो प्लेन पॉइंट ऐसे है ना। और ये सब टाइम वेस्ट होता है, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके लिए टाइम वेस्ट होता है। और वो दे रखा है हमें रे एम, वो एम की इक्वेशन दे रखी है हमें, ये रे एम हमारे पास है, उस प्लेन से टकरा रही है, और जो पॉइंट है वो ए दे रखा है ना। और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास, रिफ्लेक्टेड इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन। वो रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, फिर मैंने प्लेन बना दिया। मैं नहीं बोल रहा कि वो पैरेलल है, मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ ना, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी ना, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। और ये मुझे इक्वेशन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जे दे रखा है शायद, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जे दे रखा है, ये जे दिया हुआ है शायद, हम जे दिया हुआ ना, मतलब हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन हमें दे रखी है, हम इस लाइन को और प्लेन को सोल्व कर लेंगे, उससे पॉइंट ए आ जाएगा। लाइन और प्लेन को सोल्व करना आता ही है। अब हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि हमें एक तो ये लाइन निकालनी है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन उन्होंने शायद ए पूछा है हमसे ना, ए पूछा है बी पूछा है, बी पूछा है, ये वाला पॉइंट बी है शायद, उन्होंने हमसे बी पूछा है ना, तो ए तो मैंने निकाल ही लिया। अब बी में तब निकाल पाऊंगा जब ये लाइन आएगी, और लाइन तब आएगी जब लाइन पर दो पॉइंट होंगे। तो लाइन पर एक पॉइंट तो ये वाला है। अब इस पर हम जानते हैं लाइन पर बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं हम, लाइन पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उसका इस प्लेन के अबाउट क्या निकाल लो, मिरर इमेज, मिरर इमेज निकालना भी आसान रहेगा। और वो जो मिरर इमेज आएगा ना वो यहाँ लाई करेगा। अब ये कंसेप्ट अपन लोकस पढ़ते हैं ना तभी बता देता हूँ बच्चों को, स्ट्रेट लाइन तो शुरू ही बाद में होती है, ये कंसेप्ट पहले बता देते हैं उनको डिराइव करके, कि ये बार बार काम आता रहेगा आपके ना। तो इस पर एक पॉइंट ले लिया, उसका प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लिया, वो ये पॉइंट आ गया, इसको कुछ मान लो, इसको एन पॉइंट मान लो। अब ये दो पॉइंट आ गए, इससे लाइन निकाल लो, लाइन को और प्लेन को सोल्व कर लो, उससे बी पॉइंट आ गया। अब ये लाइन निकालनी है, अब ये लाइन कैसे निकालना है, बी तो हमने निकाल ही लिया। अब ये जो पॉइंट है इसका इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लो, वो जो मिरर इमेज आएगा, और इस पॉइंट से टू पॉइंट फॉर्म से लाइन निकाल लो। वही बार बार वही सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। मिरर इमेज का फॉर्मूला पता है अपने को, यहाँ तो हालांकि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट मिरर इमेज निकल जाएगा। वहाँ ज्यादा सोचने की जगह अपन मिरर इमेज निकाल देंगे, फॉर्मूला है उसका, मिरर इमेज निकाल लो। 5 में को डाउट हो, 5 के बाद 6 में को डाउट हो, 7 में को डाउट हो, 8 में को डाउट हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट निकालो। ये कल कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस नहीं किया था बिल्कुल भी हमने ना, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करते हैं ना। इसके बाद आ गए अपन, कौन सा है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। पार्ट 1 में कौन सा है, कौन सा, मतलब वो किसी के पास अगर सिक्वेंशियली लिखा हुआ हो तो सिक्वेंशियली बोलो, मतलब कल भी मैंने दिया था और पहले भी दे रखा था, वो बोलो आप कौन सा। B1, पार्ट 1 का B1, B1 में को डाउट हो, B1 में को डाउट, B1 के बाद B4 में को डाउट, वो तो मॉड पे स्क्वायर भी लगा रखा है उन्होंने, बस जेड इंटू जेड बार कर दो और कट जाएगा। इसके बाद B5 में को डाउट हो, B5 ये सवाल जेई में आया हुआ है प्रूव करने के लिए। तब इस पे क्या है, अगर अपन सिस्टमेटिकली चलेंगे ना तो फिर ये प्रूव नहीं होता है, इसमें क्या उल्टा चलना पड़ेगा, जो दे रखा है ना वो लेके आ जाओ आप। हालांकि ये तरीका गलत है, लेकिन अब तो गलत सही का कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए, हमें कौन सा दिखाना है। लेकिन ये प्रूव करने के लिए आया हुआ है सब्जेक्टिव एग्जाम में, यहाँ से स्टार्ट करो और ये दिखाओ कि वो रेशियो 1 से छोटा है। तो वो टिपिकल था, मतलब वो तो उसमें क्या उल्टा चलना पड़ा पहले, पहले उसमें वो जो हमें प्रूव करना है ना उसको थोड़ा रफ में सोल्व कर लो आप, रफ में सोल्व कर लो, सोल्व करने पर एक स्टेप पर पहुंच जाओ, और फिर वो स्टेप जो गिवन है वहां से जनरेट करने की कोशिश करो, फिर उसको उल्टा दिखा दो कि देखो हमने ऐसे सोचा, उल्टा दिखा दो, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूंगा तो नहीं आएगा कुछ भी है ना। और यूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो डायरेक्ट जो प्रूव करना है उसको मान लो वो ट्रू है, ट्रू तो है ही, तभी तो प्रूव करना है उसको, तो उसको हमने ट्रू मान लिया, और मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, जेड इंटू जेड बार लिख दिया, जो टर्म कटी उनको काट दिया, और जो बचा ना उसको फैक्टराइज कर लिया। तो वो प्रूव हो गया कि जेड वन का मॉड
वन से छोटा है और जेड टू का मॉड वन से बड़ा है ना, वो हमने प्रूव कर दिया ना। वरना फिर ये है कि हमें अगर कंसेप्चुअली चलना है तो फिर वो हमने क्या करा, ये हमें प्रूव ये करना है वन माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार, और अपॉन क्या लिखा है, जेड वन माइनस जेड टू, अपॉन लिखा हुआ है जेड वन माइनस जेड टू, कि हमें प्रूव करना है कि वन से छोटा है। तो हमने क्या करा, थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो वन माइनस जेड वन इंटू जेड टू बार क्या जाएगा, लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, है ना। क्योंकि अगर ये मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ ये, है ना, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हम जानते हैं क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रूव करना है तो जेड वन जेड टू के बराबर नहीं होगा, यानी ये नॉन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, मैं डिवाइड कर दूंगा। यहाँ अगर मैं आ गया फिर मैं डिवाइड करके यहाँ पहुंच जाऊंगा ना। अब यहाँ आने के बाद क्या करूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ गया, जेड इंटू जेड बार, ये जेड वन इंटू जेड टू बार, और ये आएगा वन माइनस जेड वन बार इंटू जेड टू, फिर ये आ जाएगा लेस देन जेड वन माइनस जेड टू, और ये आएगा जेड वन बार माइनस जेड टू बार, ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं इसको फ्री लिख दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करो आप, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वन माइनस जेड वन बार जेड टू, फिर आएगा माइनस जेड वन जेड टू बार, फिर आएगा जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार, लेस देन जेड वन जेड टू जेड वन जेड वन बार, जेड वन जेड टू बार, और कितना आ रहा है, जेड वन बार जेड टू, और फिर ये आ जाएगा जेड टू इंटू जेड टू बार, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो इससे मेरे हिसाब से ये हट रहा है शायद ना, दिस इज, ये जेड वन जेड टू बार, जेड वन जेड टू बार से इंटरचेंज करने पर हट जाएगा, और यहाँ से ही हट जाएगा, यहाँ से ही हट जाएगा। नाउ व्हाट वी गेट, वन प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार, लेस देन जेड वन इंटू जेड वन बार प्लस जेड टू इंटू जेड टू बार, यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आने की कोशिश करूंगा उस गिवन इन्फॉर्मेशन से, और एक बार अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये इससे छोटा है, तो दोनों तरफ मैंने जो कैंसिल किया है ना, मैं दोनों तरफ जो माइनस कर दूंगा उसको ना। यहाँ से फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा भाई, वो जो मैंने कैंसिल आउट किया है ना, वो दोनों तरफ क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा मैं। फिर ये ऐड करने के बाद फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ऐसा दिखाएंगे अपने ना। तो ये रफ में करके दिखा दो, और क्या सब्जेक्टिव में ना। अब यहाँ तक मुझे पहुंचना है किसी भी तरह से, तो हमें दे रखा है कि जो मॉड जेड वन है वो मॉड जेड वन वन से छोटा है शायद, मॉड जेड वन इज लेस देन वन, और मॉड जेड टू जो है वन से बड़ा है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस जेड वन इंटू जेड वन बार लेस देन वन है, क्योंकि अगर मॉड जेड वन वन से छोटा है तो स्क्वायरिंग कर दी मैंने ना, तो मॉड जेड वन का स्क्वायर भी वन से छोटा आएगा। एंड एंड हमें दिया हुआ है कि जेड टू इंटू जेड टू बार, ये क्या दे रखा है, ये वन से बड़ा है, सही बोल रहा हूँ ना, ये वन से बड़ा आ गया। अब इसमें जो है हम ध्यान से देखें अगर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जेड वन इंटू जेड वन बार माइनस वन लेस देन जीरो, एंड जेड टू इंटू जेड टू बार माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट जेड वन इंटू जेड वन बार माइनस वन, जेड टू इंटू जेड टू बार माइनस वन लेस देन जीरो। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा, दिस इज जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार, जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार प्लस वन लेस देन जीरो। बस इसको लिख दो, वन प्लस जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार लेस देन जेड वन इंटू जेड वन बार, जेड टू इंटू जेड टू बार। बस यहाँ तक पहुंच गए हम। मतलब वो पीछे से देखते रहेंगे बार बार नकल करके, और लिखते रहेंगे उल्टा यहाँ से। इसके बाद मैं ये क्रिएट कर लूंगा, इसके बाद फटाफट मैं फैक्टर कर दूंगा, इसके बाद फटाफट मैं वो लिख दूंगा, फिर मैं डिवाइड कर दूंगा, हैंस प्रूव हो जाएगा वो। तो कई बार ये दिक्कत आती है प्रूव करने वाले सवालों में, लेकिन वो सब्जेक्टिव में नंबर तभी मिलते हैं जब गिवन कंडीशन से स्टार्ट हो गया, आप गिवन कंडीशन स्टार्ट हो, आप वो दिखाओ, तब जाके नंबर मिलेगा वो। जो जो प्रूव करना है उसको ट्रू नहीं मान सकते आप, आपको यही दिखाना पड़ेगा, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कई बार वो सोचने में दिक्कत आती है, और यहाँ तो फटाफट उसको ट्रू मान लो, ये इसका फटाफट फैक्टराइज कर दो, ये फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे, मॉड जेड वन का स्क्वायर आ जाएगा, मॉड जेड टू का स्क्वायर आ जाएगा, ये मॉड जेड वन इंटू सबको उधर इंटरचेंज कर लो, तो प्रूव हो जाएगा वो अपने आप के, मॉड जेड वन वन से छोटा है और मॉड जेड टू वन से बड़ा है, वो अपने आप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 26 में कोई डाउट हो बताना है। मतलब प्योरली रियल का मतलब वो और उसके कॉन्जुगेट बराबर है ना, W बराबर W बार है, इसका मतलब है ना। प्योरली रियल का मतलब हम यही जानते हैं
कि W बराबर W बार हो गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट B7 में कोई डाउट हो? B7 में बिल्कुल सिस्टमेटिक सवाल है। ये मैंने कल प्रूव भी करवाया था आपको कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर है और उनका सम भी जीरो है तो उनके रेसिप्रोकल का सम भी जीरो के बराबर होता है। हालांकि वैसे सब कुछ उन्होंने बिल्कुल प्लान्ड वे में पूछा है, सर चीज को सिस्टमेटिकली पूछा है। पहले उन्होंने ए मेंशन कर रखा है कि ए क्या है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सबके मॉड बराबर है। और हमें दे रखा है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो के बराबर है, वो भी जीरो के बराबर। देन प्रूव द फॉलोइंग्स। सबसे पहले उन्होंने प्रूव करवाया ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी। तो व्हाट इज ए? ए इज ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा। ए इज ई रेस्ट टू पावर आइटा अल्फा। ए इज ई रेस्ट टू पावर आइटा अल्फा। आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर आइटा बीटा, ई रेस्ट टू पावर आइटा अल्फा, ई रेस्ट टू पावर आइटा बीटा और ई रेस्ट टू पावर आइटा गामा। अब इनको मैंने ऐड कर दिया। इसका रियल पार्ट क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो ये सिग्मा कॉस अल्फा आ गया। फिर यहाँ क्या आएगा? आयोटा साइन अल्फा, आयोटा साइन बीटा, आयोटा साइन गामा, आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा से। ये क्या दे रखा है हमें? जीरो। ये क्या दे रखा है? जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? अब ए का मॉड देखो, व्हाट इज मॉड ऑफ ए? वन। व्हाट इज मॉड ऑफ बी? व्हाट इज मॉड ऑफ सी? तो ए बी सी के मॉड बराबर है, उनका सम जीरो है, हैंस उनके रेसिप्रोकल का सम जीरो के बराबर होगा। वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी बराबर जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बराबर है और उनका सम जीरो है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम जीरो आ जाएगा। ए बी, और इसको हमने क्या लिखा? दिस इज सिग्मा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी बराबर जीरो। तो ये सेकंड पार्ट में हमारे पास ये आ गया ना। थर्ड पार्ट में वो सिस्टमेटिकली पूछा है, मतलब उन्होंने बिल्कुल इन्फॉर्मेशन भी पूरी अप्रोप्रिएट दी है उन्होंने। और सब सिस्टम पहले ये पूछा, ये पूछते ही बच्चे के दिमाग में आ जाएगा भाई मॉड बराबर है, सम जीरो है, रेसिप्रोकल का सम जीरो आ गया, उससे सेकंड ही आ गया। अब वो वाले निकाल सकते हैं, सिग्मा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए बी। नाउ व्हाट इज सिग्मा ए? जीरो। व्हाट इज सिग्मा ए बी? तो व्हाट इज सिग्मा ए स्क्वायर? सिग्मा ए स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो के बराबर आ गया। उन्होंने थर्ड पॉइंट फिर ये पूछा है हमने से ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो। नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर? ई रेस्ट टू पावर आइडा 2 अल्फा, बी स्क्वायर इज ई रेस्ट टू पावर आइडा 2 बीटा एंड सी स्क्वायर इज ई रेस्ट टू पावर आइडा 2 गामा बराबर जीरो आ गया। अब इसका रियल पार्ट क्या आएगा? ये आ गया cos 2 अल्फा प्लस का cos 2 बीटा प्लस का cos 2 गामा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। फिर आयोटा sin 2 अल्फा sin 2 बीटा sin 2 गामा। आयोटा मैंने कॉमन ले लिया ना। अब अगर जीरो के बराबर है तो जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट भी जीरो है और इमेजरी पार्ट भी जीरो है। देयरफॉर cos 2 अल्फा प्लस का cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा बराबर जीरो, cos ऑफ 2 गामा बराबर जीरो एंड sin 2 अल्फा sin 2 बीटा sin 2 बीटा sin 2 गामा बराबर जीरो। ये यहां से जीरो आ गया ना। अब इसमें क्या है, वो यहां तक तो सवाल खत्म हो गया। अब इसमें वो आगे और पूछ सकते थे ना, जैसे मैं यहाँ इसको इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, दिस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस का 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस वन एंड 2 cos स्क्वायर गामा माइनस वन, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस वन एंड 2 cos स्क्वायर गामा माइनस वन, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस वन। तो ये पूछ सकते थे वो। अब इससे कितना आ गया? सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा ना। ये भी पूछ सकते हैं ना, वो देख एक और बढ़ा सकते हैं मतलब है ना। और इसी सिमिलरली इनको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, अगेन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये भी कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये एक ऑप्शन और पूछ सकते थे वो, है ना। वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि देखो हमारे पास a इंटू बी आ गया ना, ये हमारे पास जीरो आ गया ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a इंटू बी? a इंटू बी इज ई रेस्ट पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होगा? ई रेस्ट पावर आयोटा बीटा प्लस गामा। वो कितना आएगा? ई रेस्ट पावर आयोटा गामा प्लस अल्फा बराबर जीरो। ये ऐसा आ गया ना। अब इसका रियल पार्ट क्या है? इन सब का रियल पार्ट उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा कॉस अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है समझ में? ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस गामा, कॉस गामा प्लस अल्फा प्लस आयोटा। नहीं आ रहा समझ में? और सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा प्लस बीटा आएगा बराबर जीरो। तो ये रियल पार्ट भी जीरो हो गया और इमेजरी पार्ट भी जीरो। वो ये भी प्रूव करवा सकते थे, प्रूव दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा बराबर जीरो, है ना। कॉफी साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा प्लस गामा साइन गामा प्लस अल्फा बराबर जीरो।
वो ऐसे भी प्रूव करवा सकते थे कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर कितना आ गया, 3 ABC आ गया ना। नो व्हाट इज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ई रेस्ट पावर आइटा 3 अल्फा, ई रेस्ट पावर आइटा 3 बीटा, ई रेस्ट पावर आइटा 3 गामा, बराबर कितना हो गया है? ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 3 इंटू ई रेस्ट पावर आइटा 3 इंटू ई रेस्ट पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अगर ये बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजरी पार्ट के। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस, सिग्मा कॉस 3 अल्फा। आ रहा है समझ में? और इसका रियल पार्ट क्या है, 3 इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ये भी प्रूव करवा सकते थे वो। और इसका इमेजरी पार्ट क्या आएगा, सिग्मा साइन 3 अल्फा। और इसका इमेजरी पार्ट क्या आएगा, 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इतनी सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा करा दी आपको ना, ये पूछ सकते थे वो ना। लेकिन बिल्कुल क्लियर कट था ये कि वो पहले 2-3 चीजें अगर वो एक बार वो क्लिक हो गया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी उन्होंने प्रूव करवा ही दिया है ना। और एबीसी जो है, ए बी बी सी सी है, वो हमने प्रूव कर दिया उस प्रॉपर्टी का यूज करके ना, वो जो कल प्रूव किया था ना। तो ऐसे दिखा, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसमें ना। मतलब ये बाकी चीजें भी पूछते हैं ना अगर वो, तो निकाल सकते थे आप, ऐसी बात नहीं है ना। क्योंकि वो एक बार अगर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर दिमाग चलता रहता है ना। सेम इसमें आगे एक मैच द कॉलम है हमारे, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने वेक्टर के एक सवाल में प्रूव करवा रखा है आपसे है ना। मैंने वो एक चीज प्रूव करवा रखी है, अभी देखो देखते याद आएगा शायद आपको। ये मैच दो कॉलम कॉम्प्रेंशन नंबर 2, नेक्स्ट सन पर करके लाना है अपने को, कॉम्प्रेंशन नंबर 2। उसमें ये देखो आप, ये लिखा हुआ ना अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर सच दैट -3/2। ये देखते क्लिक होगा आपको। ये आपको याद आ रहा होगा, वेक्टर में मैंने प्रूव करवाया था आपको ना, है ना। इससे कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट करवाया था। ये सवाल एज इट इज ये खुद बराबर -3/2, ये कभी पहले जेई एडवांस में पूछा गया है ना, कि अगर ये -3/2 के बराबर है तो इंटरप्रेट करोगे क्या क्या होगा ना। तो ये मैंने वेक्टर में एक सवाल था, इसमें करवाया था आपको, ध्यान हो दोनों। तो ये कॉम्प्रेंशन नंबर 2 करके लाना है आपकी बार ना। यह सब आपको प्लान करना पड़ेगा उनको देख देख कर। या उन्होंने सिस्टमेटिकली दिया था सब कि भाई ए बी सी दे दिए, है ना, उनका मॉड हमें बराबर दिख गया। फिर पहले उन्होंने ए प्लस बी प्लस सी पूछ लिया, फिर हम इंटरप्रेट करते गए और आगे बढ़ते गए। और यहाँ थोड़ा सा प्लान आपको करना पड़ेगा रिजल्ट को देख करके क्या क्या हमें लाना है ना। और जो गिवन कंडीशन है उससे भी कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने को। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में कौन सा है, कौन सा, A3 में को डाउट हो, A3 हो गया ना। वो तो एनेट टर्म लिख डाल दिया, उसका मॉड निकाल लिया, मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं अपने ना, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट B1, B1 में को डाउट हो, B1 हो गया। B1 में वो एक जेड है तो एक जेड बार है हमारे पास। ऊपर जेड है, उसको जेड मान लो आप। तो उसको मान लो आप ऐसे कि दिस इज 1 + Z। तो ये कितना हो गया, 1 + Z बार हो गया वो, सही है। 1 + Z जेड बार हो गया। अब हम देख रहे हैं हमें दे रखा है B² + A²। तो उसको B² + A² लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। तो ये जेड इंटू जेड बार हो गया है, दिस इज जेड इंटू जेड बार बराबर 1। नहीं आया समझ में? भाई B + A को मैंने जेड मान लिया, तो B - A क्या हो गया, जेड बार हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, B + A और B - A को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, B² + A² आएगा। तो ये जेड इंटू जेड बार हो गया। तो व्हाट इज जेड बार, 1/Z। तो जेड वैल्यू आ गई इसकी ना। और जेड का मतलब B + आ गया। वही, कोई रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, उससे भी आएगा आंसर, ऐसी बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से ये सवाल था ना, ये उस डीपीपी के अंदर था, डीपीपी नंबर A7 जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली डीपीपी थी, उसमें इस तरह का सवाल था। वहां इस तरह का सवाल था ना, मतलब उसी वक्त आ चुका था ये सवाल। थोड़ा सा वो दिमाग लगाते अपन, तब तक दिमाग में रखते हैं उन चीजों को, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो निकल जाता है एक बार, फिर ज्यादा काम नहीं आता तो हट जाता है वो अपने से ना। कि भाई क्योंकि ये तो सवाल बार बार आते रहे तो टच में रहता है, सवाल बार बार नहीं आते तो फिर टच में नहीं रहता वो, और क्या है ना। क्योंकि अपन कौन सा बार बार हर चीज रिवाइज करते हैं। कंसेप्ट तो ये होना चाहिए भाई, जो पढ़ लिया वो बार बार रिवाइज करो, काम आए नहीं आए। क्योंकि पढ़ाया गया है मतलब काम तो आएगा ही। लेकिन अपने से होता नहीं है ऐसा। और अपने से क्या, किसी से नहीं होता। जो काम आ रहा होता है वही करते हैं अपन, जो सवाल आ रहे होते हैं उन्हीं को ज्यादा पढ़ते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट B2 में को डाउट हो, वो मॉड की प्रॉपर्टी लगा दो बस दोनों तरफ, है ना। इसका मॉड उसके मॉड के बराबर कर दो। मॉड माइंड में यूं आ गया क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 + N² और X² + Y² आगे समझ में। Z1 Z2 Z3 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का मॉड बराबर कर दिया। और कौन सा है, B10 में को डाउट हो, B10 के बाद B12 में को डाउट हो, B12 के बाद C6 में को डाउट हो, C6 में को डाउट। भाई खोल दो, मॉड का स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप तो जेड इंटू जेड बार कर दो बस, है ना। तो उससे जेड इंटू जेड बार बराबर 0 आ गया, मतलब है ना। मॉड पे स्क्वायर लगा हुआ है, और क्या चाहिए हमें, खुद को स्क्वायर भी करना पड़ा। तो जेड इंटू जेड बार आ गया है, जेड इंटू जेड बार।
और यहाँ भी आ गया जेड इंटू जेड बार, जेड प्लस वन, और फिर जेड बार प्लस वन आ गया बराबर टू दे रखा है ना। बस इससे इंटरप्रेट कर लो, तो ये आ गया जेड इंटू जेड बार माइनस का जेड, माइनस का जेड बार प्लस का वन, जेड इंटू जेड बार प्लस का जेड, प्लस का जेड बार प्लस का वन बराबर टू। जेड बार से जेड बार कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, और प्लस टू से प्लस टू कट जाएगा। तो व्हाट वी गेट, जेड इंटू जेड बार बराबर जीरो, मीन्स मॉड जेड का होल स्क्वायर बराबर जीरो, मीन्स मॉड जेड बराबर जीरो, एंड जीरो इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर उस मॉड इज जीरो। तो बस एक पॉइंट आ गया, वो जेड बराबर जीरो। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर ए टू में को डाउट हो, ए टू के बाद नेक्स्ट बी टू में को डाउट हो, बी टू हो गया, बताना है, हो गया ना, बताना है। बी टू के बाद नेक्स्ट बी फोर में को डाउट हो गया। और ये कल सवाल कराया था शायद इस तरह का मैंने आपको ना, कराया था क्या कल इस तरह का सवाल। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज टू का पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड में को डाउट हो, सेकंड मैंने कहा था दोबारा करना है एक बार आप, है ना। हो गया, वो जेड को एक्स प्लस आईटा वाई मान लिया हमने और रख दिया, और वो एक्स और वाई में दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करके निकाल लिया ना, है ना। मैंने दोबारा बोला था इसको दोबारा करना आप, है ना, वो इक्वेशन पढ़ाने के बाद कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में को डाउट हो, थर्ड में तो क्या है, मैनिपुलेशन है ना, ज्यादा अपन कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें, मतलब उसको देखो वो दे रखा है बस, और मुझे निकालना क्या है उस पर फोकस करो आप। हमें दिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी होल पावर फाइव, ए प्लस आयोटा बी होल पावर फाइव, ये हमें दिया हुआ है ना, और किसके बराबर दे रखा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर दे रखा है, और मुझे निकालना है हाँ बी प्लस आयोटा ए, बी प्लस आयोटा ए होल पावर फाइव, ये मुझे निकालना है ना। तो अब जो निकालना है ना वो मैं जनरेट करूंगा यहाँ से, है ना, क्योंकि वो हिम्मत तो नहीं कर रहा मैं कि इसको एक्सपेंड करूंगा फिर मैं कंपेयर करूंगा फिर मैं अल्फा निकालूंगा, वो हिम्मत तो हम नहीं कर पा रहे भाई। स्क्वायर वगैरह होता तो स्क्वायर ही कर देते और कंपेयर कर लेते, फटाफट अल्फा बीटा निकाल लेते और अल्फा बीटा को रख देते वहाँ। डिग्री फाइव भी हमें एक्सपेंड तो करना आता है, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहे कि भाई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या है ये यहाँ जनरेट करेंगे। हमें ए प्लस आयोटा बी होल पावर फाइव दे रखा है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आयोटा बी के साथ है, वहां आयोटा किसके साथ लाना है, तो यहाँ से आयोटा हटा लो आप बाहर, यहाँ से आयोटा हटा लो, इस आयोटा को मैंने बाहर निकाल लिया, तो कैसे आएगा, आयोटा के पावर पांच, व्हाट इज आयोटा के पावर फाइव, आयोटा। अब आयोटा यहां से जब बाहर आया तो ए अपॉन आयोटा आएगा, व्हाट इज ए अपॉन आयोटा, माइनस ये बचेगा बी माइनस का ए आयोटा होल पावर फाइव, ये तो मैंने क्रिएट कर ही लिया है ना। अब ये समझ में आ गया कि जैसे ही ये आ गया तो अब तो मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट ले लूंगा, तो बाहर अंदर आ जाएगा और फटाफट वो मिल जाएगा। बस ये आयटा हटाना है मुझे यहाँ से, तो इस आयटा को कम करो, उधर ले जाओ उस आयटा को, तो कितना आ गया बीटा माइनस का आयोटा अल्फा आ गया, यहाँ से हटा गया। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो इनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे ना, इनका कॉन्जुगेट इसका बाहर लगा लो, इसका बाहर लगा, और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि पावर तो ऊपर ही रह जाती है, बाहर अंदर आ जाता है। तो बी प्लस ए आयोटा होल पावर फाइव इज इक्वल टू बीटा प्लस आयोटा अल्फा आ जाएगा वो, है ना, फटाफट आ गया वो ना। इसके बाद नेक्स्ट फोर में को डाउट हो, ये सेम सवाल अपनी शीट में था और जेई में आया, देखो एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है बस थोड़ा सा, अदरवाइज सेम सवाल है। यहाँ में दे रखा है कि जेड इज नॉन रियल, है ना, यहाँ दे रखा है कि जेड इज नॉन रियल, वहां भी दे रखा है, और वो दे रखा है कि वो एक्सप्रेशन रियल है, वहां भी वो दे रखा है कि वो एक्सप्रेशन रियल। सेम मान सकते हैं लगभग, है ना, नहीं मान सकते, लगभग सेम सवाल मान सकते हैं अपन, ये सवाल सेम है और वो भी सेम है ना। अपनी शीट में था वो एक्सरसाइज थ्री का पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 19 ही है मेरे हिसाब से ना। हाँ, तो इसमें बस अभी दे रखा है कि ये प्योरली रियल है, तो उसमें हमें वन प्लस जेड, और जेड दे रखा है कि जेड नॉन रियल है, और नीचे लिखा है वन माइनस जेड और प्लस जेड स्क्वायर, ये प्योरली रियल है। तो एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि अगर ये रियल है तो ये और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इफ जेड इज प्योरली रियल इट मीन जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो मैं या तो क्या करूं, इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दूं, दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दैट, फिर वो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दूं, ऊपर कॉन्जुगेट अलग कर दूं, नीचे अलग कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कैलकुलेट करता जाऊं, कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें बस ये, क्योंकि टर्म ज्यादा लिखनी पड़ेंगे, अदरवाइज बिल्कुल वो कंसेप्ट है उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को। बस दिस बराबर इसका कॉन्जुगेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कट रहा है उसको काटना है, जो बचेगा उसको संभाल के रखना है, बस अपने आप उससे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, हालांकि दिमाग नहीं लग रहा उसमें। या हम ऐसा कर सकते हैं जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर क्रिएट कर लो, ताकि थोड़ा आसान हो, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। अपने करते भी हैं कई बार, रेंज वगैरह निकालते वक्त करते भी हैं अपने ना। तो हमने क्या करा, वन माइनस जेड और प्लस जेड स्क्वायर, और क्या करा, टू जेड कर दिया इसको अपॉन वन माइनस जेड और प्लस जेड स्क्वायर आ गया।
इसको लिखा मैंने 1 + 2/z 1 - z/z²। अब अगर ये प्योरली रियल है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या है, ये भी प्योरली रियल है। अब इस पे ये तो रियल है ही सही, इसका मतलब ये क्या है, ये प्योरली रियल है ना। और अगर ये प्योरली रियल, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 + 2/1/z -1 प्लस का z, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूं, है ना। भाई अगर आपको लगेगा भाई जेड जीरो है कि नॉन जीरो है, भाई जेड जीरो होगा तब भी दिक्कत नहीं, जेड जीरो होगा तब भी प्योरली रियल है। और अगर जेड नॉन जीरो है तब भी प्योरली रियल है। हमें तो दे रखा है जेड नॉन रियल है, जेड इज नॉन रियल। तो जेड नॉन रियल का मतलब नॉन जीरो है, इसका मतलब नॉन जीरो ही है। फटाफट में जेड से डिवाइड कर दी, यानी अब ये रियल तो ये भी क्या है, रियल। इसमें 2 तो रियल है, 1 भी रियल है, इसका 100% ये रियल है ना, ये भी रियल है इसका मतलब। और अगर ये रियल है तो बस इतना सा का जो हम वहां कर रहे थे ना वो हम यहाँ कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ टाइम कम लगेगा अब अपने को। देयरफॉर 1/z -1 + z, ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, इसका मतलब ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। यही काम मैं वहां कर रहा था, लेकिन वो बहुत टाइम लगता क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने में ना। मतलब ये रियल है तो इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/z बार -1 और z बार, -1 से -1 हट जाएगा, ये आ जाएगा z -z बार इज इक्वल टू 1/z बार माइनस का 1/z। दिस इज z -z बार ऑन z इंटू z बार। बट z इज नॉट इक्वल टू z बार, z और z बार बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर z और z बार बराबर हो गए तो z रियल हो जाएगा ना, जबकि मैं दिया हुआ है कि z इज नॉन रियल। इसका मतलब z -z बार इज नॉन जीरो, नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से काट दो, बिकॉज z कैन नॉट बी z बार, बिकॉज z इज नॉन रियल। आगे समझ, जीरो नंबर को नॉन, तो क्या बचा बस z इंटू जेड बार बराबर 1 आ गया, मॉड जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया, हेंस मॉड जेड बराबर 1 आ गया, मॉड जेड बराबर 1 आ गया। ठीक है, सेम सवाल आया था। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर, कौन सा 5, 5 मेरे को डाउट हो, 5 तो हो गया ना। वो Z1 Z2 Z3 क्रिएट कर लो, उसमें मतलब है ना, जैसे हमारे पास Z2 Z3 तो Z1 को मिस कर रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसमें ना देखो उसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं पा रहा हमारे पास। तो मॉडलस की जगह मॉडलस लिखा हुआ है और वहां लिख दिया हमने 4, Z2 Z3 है ना, Z2 Z3, तो उस 4 को लिख दिया मैंने Z1 × Z1 बार, 4 को ऐसे लिख दिया Z1 × Z1 बार। व्हाट इज Z1 × Z1 बार, 4 आ जाएगा। Z1 × Z1 बार का मतलब मॉड Z1 का होल स्क्वायर, तो उसको Z × Z1 बार लिख दिया। अब हमारे पास आगे क्या है, Z3 Z1 है, Z1 है और Z3 है। Z2 को मिस कर रहे हैं तो वो Z2 बार बन गया, देखो आप, वो Z2 बार बन गया। आगे क्या है हमारे पास, Z1 Z2 है, तो Z3 को मिस कर रहे हैं तो वो Z3 × Z3 बार बन जाएगा, ये ऐसे बन गया ना। बस इसमें से कॉमन ले लिया हमने, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, Z1 Z2 Z3, यहाँ से कॉमन आ रहा है Z1 Z2 Z3, तो याद आएगा Z1 बार, याद आएगा Z2 बार, याद आएगा Z3 बार। बस अब तो हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड ऑफ दिस, और इसका मॉड क्या होगा, होल बार, और होल बार का हटा देंगे यहाँ से, तो मॉड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 बन जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट 7 में को डाउट हो, 7 के बाद नेक्स्ट 10 में को डाउट हो, सर्कल का सवाल है देखा जाए तो ना। भाई एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर वाला पार्ट है ना, सर्कल ही तो है वो, और हम चाहते हैं कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो उसमें लिखा हुआ है Z - A आयोटा और इजिकल टू A + 4 लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है कि Z - 2 मॉड ऑफ Z - 2 <1 लिखा हुआ है। तो ये तो सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो गया। सबसे पहले डायग्राम बनाओ इसका, सेंटर क्या है इसका, सेंटर इसका 2 है हमारे पास, तो ये सेंटर तो 2 हो गया, और इसका रेडियस कितना है 1 के बराबर, लेकिन वो रेडियस के बराबर होगा नहीं, तो हमने ऐसे डायग्राम बना दिया। यानी इसको सेटिस्फाई करने वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अंदर है, यानी जो भी जेड इसको सेटिस्फाई करेगा वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अंदर है ना। अब ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ए आयोटा, ए आयोटा का मतलब 0, तो 0, मुझे पता नहीं है कहाँ है, कहीं भी मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ए तो मुझे निकालना है ना, तो मैंने कहीं मान लिया भाई हमारे पास ये है ना 0, यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ मैंने मान लिया। अब इसका रेडियस कितना है A + 4, देखो ये A + 4 नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होगा तो मीनिंगलेस है। ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा ना फिर ये पॉइंट बन जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि ए इस तरह से कैलकुलेट करें कि कम से कम एक जेड ऐसा हो जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब
वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो, और इसको सेटिस्फाई करने का बाद सर्कल के अंदर हो ना। तो इसलिए ये जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जेड यहां से फिर से क्या आ जाएगा, सिर्फ जेड ये हो जाएगा बस। और ये अगर यहां भी आ गया ना, तब भी वो वहां तो आ जाएगा लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा ना। समझ में आई बात है? इसलिए वो जीरो भी नहीं हो सकता है ना। इसलिए पॉजिटिव ही होगा इसका मतलब, यानी कंफर्म है कि A+4 पॉजिटिव है। अब हम देख रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो ये सर्कल है, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस आ गई, तो सेंटर ये है और रेडियस मान लो मैंने ये बना दिया, सर्कल मैंने ऐसा बना दिया। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले जेड कौन से हैं, जो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है। इसको सेटिस्फाई करने वाले जेड कौन से हैं, जो सर्कल के अंदर है। तो क्या कम से कम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ रहा है जो इसकी सर्कमफ्रेंस पर हो और इसके अंदर हो? नहीं आ रहा। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ए इस तरह से कैलकुलेट करो आप कि कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो, और इसको सेटिस्फाई करे मतलब सर्कल के अंदर हो। तो मैं क्या करता हूं, उस सर्कल का साइज बढ़ाता हूं। सेंटर तो यही रहेगा, मैंने सर्कल का साइज बढ़ा दिया। क्या अब पॉसिबल हुआ? अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। हमने सेंटर ये मान लिया, और अब मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया ना। अब मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया, कुछ टच करा दिया उसको ना। क्या अब पॉसिबल हुआ? अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। अब क्या होना, कट करना चाहिए। तो ये दोनों सर्कल कट करने चाहिए इसका मतलब। अगर ये सर्कल कट करेंगे, उसको सेंटर मान लिया मैंने, और सेंटर मानते हुए मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया। अब अगर ये कट करेंगे तो कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ही आएगा, जो इसकी सर्कमफ्रेंस पर होगा और उसके अंदर होगा। तो बस हम ये चाहते हैं दो सर्कल कट करें, और दो सर्कल के कट करने की कंडीशन क्या होती है? C1 C2 इज लेस देन R1 + R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2। ये कंडीशन होती है। तो इसका सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर कितना है? यानी C1 तो हो गया 2,0, और व्हाट इज C2? C2 इज 0,A। व्हाट इज R1? R1 बराबर 1, और व्हाट इज R2? A+4। बस ये रख दो यहाँ पर ना, और इसको सोल्व कर लो। सर्कल का सवाल हो गया मतलब। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज तो ये है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हमें पहचानना आ गया भाई इसका डायग्राम कैसे बनता है। अदरवाइज अब सर्कल का सवाल हो गया है। तो C1 C2 हम निकाल ही सकते हैं। व्हाट इज C1 C2? √4 + A² इज लेस देन R1 + R2, दैट इज A+5 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 - R2, तो A+3 आ जाएगा ना। अब जब A+4 ही पॉजिटिव है, जब A+4 पॉजिटिव है तो A+3 भी क्या होगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, मोड लगा दो आप। कुछ छोटा नंबर हो गया ना वो तो, उससे बड़ा होता तो पॉजिटिव आता। तो आपको पता नहीं है, इसलिए मोड लगा रखा है हमने। मतलब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करके ए निकाल लो, ए की रेंज आ जाएगी। कर लेंगे अब तो ना, इससे निकाल लिया ना। और कौन सा है पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर? कौन सा? 1 पार्ट 2 का फर्स्ट। फर्स्ट में को डाउट हो? फर्स्ट में को डाउट हो गया फर्स्ट। सेकंड में को डाउट? क्वेश्चन नंबर सेकंड में को डाउट पता ना? सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड में को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं हुआ? थर्ड हो गया ना, थर्ड के बाद नेक्स्ट सिक्स में को डाउट हो? ये कल मैंने क्लास में कराया था सवाल है ना, सिक्स। सिक्स के बाद नेक्स्ट 11 में को डाउट हो गया बताना है? हो गया 11। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? 15 में को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 15, उसमें एक्स बराबर आ गया e⁻⁰ ये तो क्वाड्रेटिक बना के निकालो। ये साफ साफ दिख रहा है कि x + 1/x 2 cos थीटा है। तो x बराबर क्या हो गया? e⁻⁰ हो गया। x = हो गया e⁻⁰ और y बराबर हो गया e⁻⁵ बस अब ऑप्शन देखते जाओ और कुछ चेक करते जाओ ना। ये एक्स और वाई नहीं, क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं अपन। क्वाड्रेटिक से निकालने में टाइम लगेगा, कि जिसे क्वाड्रेटिक बना लो चाहो तो वहां से आप। हमें दे रखा है x + 1/x = 2 cos थीटा दिया हुआ है मैंने, ये हमें दिया हुआ है। वैसे हम जानते हैं भाई, अगर इसको e⁻⁰ कर दें तो वो e⁻⁻⁰ बन जाएगा। और जरूरी नहीं है एक्स यही, एक्स ऐसा भी हो सकता है। एक्स कैन बी टेकन एज e⁻⁻⁰ एक्स को अपन ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? e⁻⁰ बन जाएगा। ऐसे वाई को भी अपन ही ले सकते हैं ना। तो दो ऑप्शन है मतलब आपके पास है ना। अब जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है, इसको लेके चलो और पता लगा लो कौन कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मान लो अगर मैं ए ऑप्शन को चेक करना चाहूँ, तो ए ऑप्शन को चेक कर सकता हूँ ना। अब एक्स को मैं ये लूंगा, चाहे मैं ये लूँ, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा ना। ये बन जाएगा e⁻⁰n⁻, वो e⁻⁻⁰n⁻ बन जाएगा ना, है ना? आगे समझ में हो जाएगा है ना। और कौन सा है? पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में को डाउट हो? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 थर्ड में को डाउट हो? ए में इनफाइनाइट जीबी बन रही है, वो मतलब पावर को ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 3,
y बराबर √2 आ जाता है और z बराबर आ जाता है माइनस आयोटा। x बराबर 3, y बराबर √2 एंड z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो रख देंगे उसको, तो 3 माइनस आयोटा √2 आ जाएगा और उससे फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे कंपेयर करके। a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12? 12 में को डाउट हो? जिस सर्कल में करा, इलिप्स में करा रखा है मैंने आपको, इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी के बाद जस्ट ये सवाल ही करा रखा है ना, इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी के जस्ट बाद इस सवाल को करा रखा है। ये जेई में भी पूछा गया है। ये हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया, वो उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज का यूज करके बनाया था। अदरवाइज जो है वो ये सवाल करा रखा है क्लास में। देखना आप, फोकल प्रॉपर्टी के जस्ट बाद सवाल करा रखा है ना, जेई में भी आया हुआ है। और कौन सा है, कौन सा? 21, 21 में को डाउट हो? ये तो मैंने क्लास में करा रखा था आपको ना। बस आगे चलते हैं, बाकी फिर कल करते हैं डिस्कस। तो कहाँ तक आगे थे हम? वो शायद प्रॉपर्टी पर मतलब मॉड के सवाल कर रहे थे अपने ना, मॉडुलस के सवाल कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के सवाल हम कर रहे थे। और लास्ट सवाल शायद था वो मैंने लिखवाया था आपको शायद, है ना, कि वो हाँ, वो अगर वो जीरो है तो उनके रेसिप्रोकल का सम भी जीरो के बराबर आएगा, वो मैंने लिखवाया था ना। अब इसमें लिखो नेक्स्ट। अगेन प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पर आते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बाकी है वो लिखेंगे अपने ना। ये मैं जो लिखा रहा हूँ आपको, ये पहले पढ़ चुके हैं एक्चुअली हम। हाँ, जब हमने FM2 पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था इनको ना। वहाँ इस तरह के सवाल करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। ये इस तरह के सवाल भी थे शीट में हमारे ना। तो वहां हम ए और बी को रियल नंबर लेके चलते थे। अब चाहे ए और बी रियल नंबर हो चाहे इमेजिनरी नंबर हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब भी ये ट्रू होता है ना, तब भी ये ट्रू होता है ना। ये सवाल किए थे FM2 के अंदर अपने ने। तो इसमें लिखे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस अगेन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, या इनको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोला जाता है ना, जो अपन लिखने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसमें लिखे, if Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers, if Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers, then modulus of Z1 plus modulus of Z2 will be greater than equal to modulus of Z1 plus Z2। वही सेम है, एक ही जगह मैंने Z1 लिख दिया, बी की जगह Z2 लिख दिया। मतलब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को ना, क्योंकि पहले से हम FM2 पढ़ के आए हैं ना। ये फर्स्ट है हमारे पास ना, कि इनका सम उस सम के मॉड के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। सेकंड, अच्छा, इक्वलिटी की कंडीशन क्या थी वहां? जैसे मान लो अगर हम बताते हैं ना, जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड, प्रॉपर्टी पूरा याद रखना जरूरी है ना। अब तो याद रखना ही पड़ेगा। वहां हमारे शीट में इक्वलिटी के सवाल ज्यादा थे, है ना, इक्वलिटी के सवाल ज्यादा थे। हालांकि इनका भी यूज था, इस तरह के सवाल भी आते हैं वहां भी, लेकिन अब यहाँ तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी अपने को ना। तो वहां इक्वलिटी होल्ड कब करती है? जब ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन, ए इंटू बी जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा आना चाहिए ना। यानी अगर ए इंटू बी जीरो या जीरो से बड़ा आएगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी। और अगर हम चाहते हैं कि इक्वलिटी के अलावा जो साइन है वो होल्ड करे, तो फिर ए इंटू बी जीरो या जीरो से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर ए इंटू बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कंडीशन होती है इक्वलिटी होल्ड करने की। और इसमें क्या होता है, मान लो मॉड ए प्लस का मॉड बी और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसमें इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? जब ए और बी अपोजिट साइन का होगा। ए और बी अपोजिट, वो ऐसे मैंने याद करवाया था आपको ना, कि जैसे यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन, तो साइन सेम है दोनों तरफ, यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन, यहाँ साइन अपोजिट है ना। तो जब सेम साइन होंगे तो ए और बी भी सेम साइन के होंगे। और जब वो सेम साइन के तो फिर ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर यहाँ साइन अपोजिट है तो ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, तो ए इंटू बी लेस देन जीरो आ जाएगा ना, लेस देन जीरो आ जाएगा। और ये कंडीशन लेकिन इक्वलिटी होल्ड करने की है ना। हम जो कंडीशन लिखते हैं वो इक्वलिटी होल्ड करने की, वैसा होगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगी, और वैसा नहीं होगा तो इक्वलिटी के अलावा जो साइन है वो होल्ड करेगा फिर, है ना। ये होता है इसमें, ऐसे ही यहाँ सेम रूल यहीं रहेगा, बस बस यहाँ बोलने का तरीका चेंज कर देंगे अपने ना। अगेन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये भी उसके बराबर या उससे बड़ा होगा। थर्ड है हमारे पास
अब डिफरेंस का मोड आ गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस का मॉड ऑफ Z2, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, एंड फोर्थ इज मॉड ऑफ Z1 माइनस का मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये ऐसे लिख लिया इसको हमने। वही दो सेम है, सम तो चाहे Z1 प्लस Z2 का मॉड हो या Z1 माइनस Z2 का मॉड हो, उसके बराबर या उससे बड़ा आएगा ना। और ये डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस का मॉड कब आता है, चाहे हम Z1 प्लस Z2 का मॉड निकालें, चाहे Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालें। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ वाले में साइन सेम है, इसमें और इसमें साइन सेम है। इसमें तो चार होते हैं ना हमारे पास, दो में तो ये सम आता है और दो में इनका डिफरेंस का मोड आता है ना। तो सेम ही, मतलब ए और बी की जगह Z1 Z2 लिख दिया बस हमने ना। बाकी और कोई तकलीफ, अगर वो याद है हमें अभी भी टच में है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर अपने को। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ में देखो साइन सेम है, प्लस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन। याद रखना आसान होगा, जब ये सेम साइन के होंगे तो यहां हम बोलते हैं कि ए और बी भी सेम साइन के होंगे, मतलब ए इंटू बी जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होगा। और अगर अपोजिट साइन है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो वहां बोलते हैं कि ए और बी अपोजिट साइन के होंगे, मतलब ए इंटू बी लेस देन जीरो आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मतलब ऐसे यहाँ लिख, इन फर्स्ट एंड फोर्थ, नेक्स्ट साइन से लिखेंगे, इन फर्स्ट एंड फोर्थ जिनमें साइन सेम है उनको देख रहे हैं पहले। इन फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वलिटी विल होल्ड, इन फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वलिटी will hold if origin, Z1 and Z2 are collinear. Origin, Z1 and Z2 are collinear, and Z1, Z2 both lie on the same side of origin. In first and fourth सेम साइन है ना, तो यूं समझेंगे ओरिजिन के सेम साइड पर होंगे वो ना। इक्वलिटी विल होल्ड इफ ओरिजिन, Z1 and Z2 will be collinear, and Z1 and Z2 both lie on the same side of the origin. सेम साइन है तो ओरिजिन के सेम साइड पर होगा वो ना। वेरेज, वेरेज फिर नेक्स्ट साइन से लिखेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस दिखेगा ना। वेरेज इन सेकंड एंड थर्ड इक्वलिटी विल होल्ड, वेरेज इन सेकंड एंड थर्ड इक्वलिटी विल होल्ड if origin, Z1 and Z2 are collinear. Origin, Z1 and Z2 are collinear, and Z1 and Z2 both lie on the opposite side of the origin. मतलब उन सब में कोलिनियर तो सब जगह होंगे ना, लेकिन वहाँ साइन सेम है तो सेम साइड पर होंगे, और साइन अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन होंगे ना। एंड Z1 Z2 बोथ लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन, तब जाके इक्वलिटी होल्ड करेगी उसमें। ठीक है ना। मैं समझाने की कोशिश करूंगा अभी आपको ना। अभी अपन पहले सवाल करते हैं, फिर समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कैसे आता है ना। देखिए सवाल करते हैं अपन, ये हमें पहले से याद है एक तरह से देखा जाए तो ना। और अपन ये तो नहीं बोल सकते कि सर हमें वो याद नहीं है ना, वो तो नहीं बोल सकते अपन। तो बस मैंने एक ही जगह वही रखा है, Z1 और बी की जगह Z2 रखा है, उसका यूज भी करते हैं, सवाल भी करते हैं अपन। लेकिन इसका यूज करते हैं, फिर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आपको ना। लेकिन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस जेड प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस जेड। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। हम जानते हैं ये भी एक, मॉड का मतलब लेंथ है ना। मॉड का मतलब बेसिकली, अगर मैं जेड का मॉड निकाल रहा हूँ तो जेड और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो उसमें देखो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने ये रीड, पहले मैं उसका यूज करता हूँ। मतलब हमने जो इनइक्वलिटी पढ़ी है ना, कई बार हम, जैसे मैं इसको निकालने के लिए कई बार हम ज्योमेट्रिकली यूज कर पाते हैं ना। डायग्राम बना दो, डायग्राम बना के कुछ कंसेप्ट लगा दो और ज्योमेट्री का यूज कर लो। कई बार हो सकता है डायग्राम बना के हम ज्योमेट्री का यूज नहीं कर पाए, इसलिए ये डेवलप की गई है ना।
कि भाई अगर डायग्राम वगैरह बनाने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहे अपन, तो ये मैथमेटिकल इनइक्वलिटीज है, इनका यूज करके भी आप निकाल सकते हो। हम चाहते हैं मिनिमम, है ना, कि ये किसके बराबर होगा और किससे बड़ा होगा, ये पता लगाना है। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया Z1 है, ये मैंने मान लिया कि ये Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको मैंने Z1 मान लिया, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने Z2 मान लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 मान लिया। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यानी मुझे पता लगाना है ये जो सम है किसके बराबर है या किससे बड़ा है, ये मुझे पता लगाना है। और हम प्रॉपर्टी जानते हैं, हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 बराबर होता है या बड़ा होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। और ये भी ट्रू होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। दोनों सही है ना, दोनों के दोनों सही है ना, है ना। हमने इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर किससे बड़ा है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि भाई ये सम इसके बराबर या इससे बड़ा होता है, सम इसके बराबर या इससे बड़ा होता है। अब मैं इसको लगाऊं ये किसको लगाऊं, तो उसके लिए हमने देखा हमारे पास Z1 ही है और Z2 ही है। तो मुझे Z1 प्लस Z2 से अच्छा मिल रहा है या Z1 माइनस Z2 से अच्छा मिल रहा है। व्हाट इज Z1 प्लस Z2, टू आ जाएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो यूज कर लूंगा, मैं ये वाला यूज कर लूंगा। और इसको लिख दूंगा देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 यानी मॉडुलस ऑफ 1 प्लस Z प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई Z1 की जगह मैंने Z1 लिख दिया, Z2 की जगह Z2 लिख दिया, तो वो कितना आ गया, दिस इज 1 प्लस Z और प्लस का 1 माइनस Z हट जाएगा ये, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई उसकी। वो यूज करने का वो तो वेरिएबल आता है फिर हमारे पास, है ना, उससे अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते। या फिर हो सकता है कि जैसे कई बार हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है भाई ये मुझे ये अच्छा लगता है इसके कंपैरिजन में, जैसे मैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया Z+1 का मॉड। ये क्या हो गया, Z और -1 के बीच की डिस्टेंस हो गई, Z और -1 के बीच की डिस्टेंस, ये तो ऐसे लिखो एक ही बात है। ये क्या है, 1 और Z के बीच की डिस्टेंस है, तो 1 और Z के बीच की डिस्टेंस लिखो या Z और 1 के बीच में डिस्टेंस लिखो, एक ही बात है। अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अब मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, तो अब ये वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि अब इनको जोड़ने से फायदा नहीं होगा। हो सकता है पहले मैं इसको देखकर ऐसा लिखूं, है ना, हो सकता है पहले मैं इसको देखकर ऐसा लिखूं, भाई मैं इसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ जेड और उनके बीच में डिस्टेंस। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, तो अब मैं इसको Z1 बोलूंगा, इसको Z2 बोलूंगा, तो अब मैं ये वाला लगा दूंगा, क्योंकि अब Z1 और Z2 को ऐड करने से मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे माइनस करने से फायदा होगा। लेकिन एंड रिजल्ट क्या आएगा, वही 2 के बराबर 2 से बड़ा आ जाए, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 2 आ गई ना। या फिर हम यूं समझ सकते थे, या ऐसा पहले ऐसा समझ सकते थे कि हमें मान लो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 1 है। हम चाह रहे हैं भाई एक बार जेड की -1 से डिस्टेंस निकाल लो, पता नहीं मुझे जेड कहाँ है। अब जेड या तो लाइन ज्वाइनिंग -1 और 1 पर होगा, तो जेड इस पर होगा, या इसके ऊपर होगा, या इसके नीचे होगा, या बीच में होगा, या उधर होगा, ये हो सकता है ना। तो हमने मान लिया कि जेड हमारे पास यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई मॉड ऑफ Z+1 हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई, मॉड ऑफ Z-1 हो गई। अब इनका सम, तो थर्ड साइड से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी अगर मैं जेड को ऊपर लूंगा ना, तो ये सम क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा। ट्रायंगल बन रहा है ना भाई, क्योंकि अगर मैं नीचे लूंगा तो बड़ा आएगा, फिर 2 से बड़ा आएगा, हमें तो मिनिमम चाहिए वो। अब 2 से बड़े को मिनिमम कैसे बोलूंगा मैं बोलूँ कि अगर x 2 से बड़ा है, फिर मिनिमम वैल्यू क्या बताऊंगा मैं, बता ही नहीं सकता मैं ना। मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू 2.1 होगी, तो 2.01 भी हो सकती है ना। लेकिन वो अगर ऊपर लूंगा तो 2 से बड़ा आएगा, नीचे भी 2 से बड़ा आएगा। अब मैं यहाँ लेके देखता हूँ इस जगह, मैं यहाँ लेके देखता हूँ ना, जेड को मैंने यहाँ लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, मॉड ऑफ Z+1, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, मॉड ऑफ Z-1। इनका सम निकालो, इनका सम भी क्या आएगा, 2 से बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। भाई अगर मैं दिस और इस लेंथ को ऐड करूं, तो ये कितना आएगा, 2 से बड़ा ही तो आएगा। भाई ये खुद अपने आप में 2 से बड़ा है, और इसमें ये भी जोड़ूंगा तो और 2 से बड़ा हो जाएगा। इसे इधर लूंगा तो भी क्या आएगा, तो ऊपर लिया तो 2 से बड़ा आ रहा है, नीचे लिया 2 से बड़ा आ रहा है, इधर लिया 2 से बड़ा, उधर लिया 2 से बड़ा। अब यहाँ लेके देखो आप, मैंने जेड को यहाँ लिया, तो व्हाट दिस डिस्टेंस इज, मॉड ऑफ Z+1, और ये कितना आ गया, मॉड ऑफ Z1। ये सम कितना आ रहा है, 2 के बराबर, तो मिनिमम यही आएगा, इसका मतलब है ना, वो लाइन सेगमेंट पर आ गया, मतलब जेड यहाँ आना चाहिए ना, अगर जेड यहाँ होगा तब वो सब मिनिमम आएगा, ऊपर आएगा फिर 2 से बड़ा आएगा, और 2 से कम तो कभी आ ही नहीं सकता है ना। यानी अगर मैं यहाँ को 2 से बड़ा नंबर लिख दूं, तो दिस इज एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन है, उस फोकई आर n -1,
और 3 क्या हो गया, 2a हो गया, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया ना, लिखा रखा है ये भी मैंने आपको, ये भी लिखवाया, अभी मैंने लिखवाया शायद है ना, अभी भी लिखवाया है, पहले भी लिखवा रखा है, अभी दोबारा भी लिखवाया है ना। और अगर यहाँ 2 कर देंगे हम, तब तो फिर क्या आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया, ज्वाइनिंग वन और 2 से कम कर देंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा ना। तो ये ज्योमेट्रिकली कर पाए, लेकिन हर बार ऐसा हो सकता है नहीं कर पाते होंगे वो, इसलिए कहीं भी हमें उनकी जरूरत पड़ती होगी, इसलिए उनको डेवलप किया गया है ना, उनका यूज करके निकाल पाते हैं। लेकिन जैसे नेक्स्ट सवाल लिखें, इफ मॉडुलस ऑफ z minus 2 plus iota, 2 plus 2 iota is less than equal to 2, then find the maximum and minimum value of mod z. Then find the maximum and minimum value of mod z. Z minus 2 plus 2 iota. Z minus 2 plus 2 iota less than equal to 2. Then find the maximum and minimum value of mod z. Maximum and minimum value of mod z. ये डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, शुरू में करवा दिया मैंने आपको ना, इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं अपन, शुरू में करवा चुका है सवाल में आपको ना। वो तो प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं, हर बार डायग्राम बना के, जैसे यहाँ भी डायग्राम बना के सोचना पॉसिबल था, वहां भी सोचना पॉसिबल था, अभी सवाल किया है मैंने ना। मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो सर्कल की बाउंड्री और अंदर वाला पोर्शन आएगा है ना ये। और मॉड जेड का मतलब हमें जेड की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। हो गया ना डायग्राम से, तो नहीं हुआ क्या, डायग्राम से तो हो गया ना। मतलब √5 + 2 और √5 - 2 आ गया शायद ना, मैक्सिमम तो आ गया √5 + 2, मिनिमम उल्टा बोल रहा हूँ, 2 + √5, √8 आ गया। अच्छा, अच्छा 2 प्लस, अच्छा मैंने ये लिखा है क्या, चलो 2 + 2 आयोटा लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैंने मेरे पास 2 + आयोटा लिखा हुआ था, इसे √5 बोल रहा हूँ, तो 8 √8 आ जाएगा, मतलब 2 + √8 या √8 - 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। डायग्राम से तो हो गया ना। अब ऐसा कर सकते हैं, इसको मैंने ऐसे मान लिया, ये इसको लिखो आप Z - 2 माइनस का 2 आयोटा मान लिया मैंने, ये मुझे दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना, तो इसको मैंने मान लिया Z1 और इसको मैंने मान लिया Z2, ये हमें दे रखा है 2 के बराबर, ये हमें गिवन है, इसको मैंने Z1 मान लिया और इसको मैंने Z2 मान लिया। अब हमें क्या करना है, मॉड जेड, क्योंकि ये तो कोई कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 की चिंता नहीं है, और Z1 क्या है, जेड है, वो तो मैं एज्यूम करके दिखाऊंगा, तो लिखना आसान रहेगा मेरे लिए, इससे मैं Z1 Z2 बोल रहा हूँ उसको ना, इससे मुझे दिक्कत नहीं, इसका भी मैं मॉड निकालूंगा तो ये तो फिक्स नंबर आएगा, मुझे मॉड जेड क्रिएट करना है ना। तब हम प्रॉपर्टी जानते हैं, हमें मॉड जेड की मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी है। जब मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने हो ना, तो इसका यूज करना चाहिए हमें, सिंस मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 - Z2। मैंने यहाँ ये क्यों लिखा, या तो अगर मैं Z1 + Z2 लिखता तो उसके बराबर उससे छोटा भी आएगा, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू ही है, इसलिए मैंने ये लिखा है ना, मैंने इसको ऐसा इंटरप्रेट किया है ना, भाई इसको मैंने Z1 मान लिया, मेरी बात समझ रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि Z - 2 को साथ लेते, इसको Z1 मानते उसको Z2 मानते, लेकिन उससे फायदा नहीं होता, उससे मॉड ऑफ Z - 2 बनता, समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए हमने जेड को अलग लिया और उस कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग ले लिया ना। हाँ, अगर Z - 2 की बात करते हो, फिर Z - 2 को मैं Z1 मानता और 2 आयोटा को मैं Z2 मानता, फिर ना, समझ रहे हैं बात है ना। तो इसलिए हमने ये लिख लिया ऐसे, जब भी हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने हो ना, तो थर्ड और फोर्थ का यूज करना चाहिए, हमें मैक्सिमम भी निकालना हो मिनिमम भी निकालना हो, दोनों एक साथ निकालने हो, तो इसी का यूज करो। हम यहाँ Z1 - Z2 का मॉड भी लिख सकते हैं, Z1 + Z2 का भी मॉड लिख सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, हमने इसको ऐसे विजुलाइज किया तो ऐसे लिखा, Z1 - Z2 के बारे में जानकारी मेरे पास। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट मैंने मान लिया, ये तो मैं दे रखा है और ये हम जानते हैं ऐसा होता है ना, तो क्या मैं इनको रिलेट कर सकता हूँ, भाई ये वैल्यू इसके बराबर या इससे छोटी है, और ये खुद 2 के बराबर 2 से छोटा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट मॉड ऑफ Z1
माइनस का मॉड ऑफ जेड टू इज लेस देन इक्वल टू। भाई ये इससे छोटा है और ये खुद टू से छोटा है, तो सबसे बड़ा टू हो गया इनमें और सबसे छोटा ये वाला हो गया। लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ व्हाट इज मॉड जेड वन? मॉड जेड वन का मतलब हो गया मॉड जेड, और मॉड जेड टू का मतलब क्या हो गया? टू माइनस टू आयोटा हो गया ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू। ये आ गया समझ में? जेड वन हमने जेड को बोला था और इसको हमने जेड टू बोला था ना, तो जेड वन की जगह जेड रख दिया मैंने और जेड टू की जगह वो रख दिया ना। तो अब ये मॉड जेड की जगह मॉड जेड आ गया, और वो कितना आ गया? अंडर एट आ गया शायद ना। दिस इज मॉड ऑफ जेड माइनस का टू रूट टू, ये अंडर एट लिख सकते हैं ना, लेस देन इक्वल टू। अब तो सिंपल ये ऐसे हो गया, ये एक रियल नंबर है, देखो अब आप, ये एक रियल नंबर ही है क्योंकि ये लेंथ है, ये भी रियल है, वो भी रियल है। तो हम ये जैसे इसको सोल्व करते हैं ना, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, क्या ये सोल्व करना आता है हमें? यस, एक्स लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, बस उसे सोल्व कर लिया। तो मॉड जेड माइनस का टू रूट टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, ये ऐसा आ जाए। मतलब तो टू रूट टू जोड़ दो दोनों तरफ ना, तो टू रूट टू को मैंने जोड़ दिया ना, तो टू रूट टू प्लस टू और टू रूट टू माइनस टू, टू रूट टू माइनस टू। मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। बस ये चेक कर, मिनिमम वैल्यू बोलने के पहले चेक कर लेंगे ये नेगेटिव तो नहीं है कहीं। ऐसा नहीं है कि मॉड जेड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ गया तो मिनिमम वैल्यू माइनस वन आ गई, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू वो हम जानते हैं जीरो से कम कभी नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव है। तो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, डायग्राम से भी निकाल सकते थे अपने ना, डायग्राम से शुरू में समझा दिया था मैंने आपको। तो ये मैक्सिमम आ गया और ये मिनिमम आ गया ना। तो कई बार जब लगे ज्योमेट्री हम डायग्राम वगैरह नहीं सोच पा रहे तो फिर इसका ये लगा दो और लगा के कैलकुलेट करो। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें। इफ मॉडुलस ऑफ, if modulus of z minus 2 by z is equal to 1, is equal to 1, then find the maximum and minimum value of mod z. Then find the maximum and minimum value of mod z. Find the maximum and minimum value of mod z. Z minus 2 by z लिखा हुआ है ना वो। ओके, तो बस इसमें वही, इसको मान लिया हमने Z1, इसको मान लिया Z2। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो ये 1 दे रखा है अपने को ना, और हमें मॉड जेड क्रिएट करना है। मॉड जेड यहाँ भी आएगा वहां भी आएगा, दोनों जगह आएगा, क्योंकि इसका भी मॉड डालूंगा ना, जेड मॉड निकल, मॉड जेड आएगा, और मुझे मॉड जेड से मतलब है ना। तो हम अगर मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाल लें, तो सिंस मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ जेड वन माइनस का मॉड ऑफ जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अगेन यहाँ मुझे क्लियर कट ये दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू वन, तो यहाँ वन रख दूंगा ना। देयरफॉर जेड वन किसको बोल रहा हूँ मैं? जेड को बोल रहा हूँ। जेड टू किसको बोल रहा हूँ? टू बाई जेड को बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू। ये कितना आ गया? वन आ गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा दूंगा, है ना।
तो और मॉड जेड को मैं बोल दूंगा आर, ताकि कम से कम लिखना पड़ेगा, लेट मॉड जेड इज इक्वल टू आर। तो दिस इज आर माइनस टू अपॉन आर एंड लेस देन इक्वल टू वन। अब ये रियल नंबर है अंदर, तो सिंपल रियल नंबर का मॉड हो गया एक तरह से ना। तो दिस इज आर माइनस टू बाई आर लेस देन इक्वल टू वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब इसमें आर क्या है, मॉड है। हालांकि मॉड जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ जेड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जेड अगर जीरो होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, और अगर जेड जीरो नहीं है तो उसका मॉड क्या है, फिर पॉजिटिव है। इसलिए आर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, और अगर आर पॉजिटिव है तो आर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आर स्क्वायर माइनस का टू लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस आर। तो डबल साइडेड हो जाएगा ये, और इसको सोल्व करके निकाल लेंगे अपन। तो एक बार तो ये सोल्व कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस का टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बार इस वाले पार्ट को सोल्व कर लो, एंड एक बार उस वाले पार्ट को सोल्व कर लो, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। एंड लगा हुआ है, बस इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना। तो यहाँ फैक्टर कितने आ जाएंगे, यहाँ एक तो आ जाएगा माइनस टू, और एक शायद वन आ जाएगा ना, और हम चाहते हैं बड़ा है, तो वन के बराबर वन से बड़ा आ जाएगा, माइनस टू के बराबर उससे कम आ जाएगा ना। ये आर को सोल्व कर लिया हमने ना, वहां से निकालेंगे तो वन से माइनस वन से टू के बीच में आ जाएगा ना, तो वहां से माइनस वन से टू के बीच में आ जाएगा। ये आर निकाल लिया हमने, वहां से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल लिया। तो ये इंटरसेक्शन आया, दैट इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। आर इज बेसिकली मॉड जेड लेस देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो मैक्सिमम तो टू आ गया, मिनिमम वन आ गया वन। ठीक है ना, इस तरह से उनका यूज कर पाएंगे अपन इनइक्वलिटी का ना। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मुझे बताना है कि वेक्टर की तरह बोलते 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 चुप हो गया था मैं ना। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें लिखे आप एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है, हम उसको वेक्टर की तरह फील कर सकते हैं ना। क्यों फील कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा अभी अपने को ना। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, every complex number can be considered as a position vector of a point। किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होने का मतलब क्या होता है हम जानते हैं ना, जैसे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, किसी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, जो ओपी वेक्टर है वो क्या है, वो ए वेक्टर है ना। यहां हम बोल रहे हैं कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं ना। इसका मतलब ये लिखे हम नेक्स्ट टाइम से, इफ पी बी ए पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इफ पी बी अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट पी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इफ p be a point in a complex plane representing the complex number z1, it means op vector is equal to z1, op vector is equal to z1। ये op वेक्टर को z1 बोल सकते हैं अपन। पहले मैंने ये लिखवाया आपको ना कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, है ना। किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं ना। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है वो भी मैंने लिखवा दिया, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट पी है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ओपी वेक्टर को z1 लिख देंगे ना, या z1 की जगह z लिख सकता हूं मैं चाहूं तो। वो तो एक साथ ही को, तो एक को z1 मान लो, एक को z2 मान लो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास है, इसमें ये एक पॉइंट है, और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी पॉइंट बनाओ वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है, और ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चलो z1 को कर रहा है रिप्रेजेंट। मैं एक दोनों दिखा दूंगा एक साथ ना, एक को एक पी मान लूंगा, एक को क्यू मान लूंगा ना। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओपी वेक्टर है वो z1 है, ओपी वेक्टर इज z1। मैंने ये तो बोला है पहले, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। अब इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1 है, तो मैं इस z1 को
इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ओपी वेक्टर क्या है, Z1 है, ओपी वेक्टर Z1 है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपके। अब वेक्टर क्यों मान रहा हूँ तो बता दूंगा आपको। अब जैसे मैं ओपी वेक्टर निकालना चाहूँ, ओपी वेक्टर को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई। इसकी लंबाई क्या है, R, जो इसका मॉडुलस है। उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे आर्ग्यूमेंट से, डायरेक्शन मिल जाएगी मुझे आर्ग्यूमेंट से। यानी मैं लिख सकता हूँ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू Z1। अब इस ओपी वेक्टर का मोड क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी वही जेड के लिए Z1 की लेंथ होगी ना। इसकी डायरेक्शन किसे निकालूंगा, जो उसका आर्ग्यूमेंट होगा उससे मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप, है ना। तो इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी होती नहीं है क्योंकि हम वेक्टर को कभी डिवाइड नहीं करते, लेकिन हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जब हमें कई बार कन्वीनियंट रहता है उसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर की तरह ट्रीट करना, इसलिए अपन वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं उसको ना। समझ में आ गया, नहीं मैं ओपी वेक्टर को Z1 बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इस ओपी वेक्टर का मॉड वही होगा जो Z1 का मॉड होगा। ओपी वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो आर्ग्यूमेंट की डायरेक्शन होगी। अब जैसे मैंने मान लिया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक पॉइंट और हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर Z2 हो गया। इसका मतलब ओ क्यू वेक्टर बराबर Z2। इस ओ क्यू का मॉड वही होगा जो Z2 का मॉड है। इस ओ क्यू की डायरेक्शन कहां से आएगी, Z2 के आर्ग्यूमेंट से आ जाएगी। ठीक है ना, यानी ये वेक्टर Z1 हो गया, ये वेक्टर Z2 हो गया। यानी ये लेंथ क्या हो गई, मॉड Z1, ये लेंथ क्या हो गई, मॉड Z2 है ना। मॉड ओपी बोलो कि मॉड जेड बोलो एक ही बात है, मॉड ओ क्यू बोलो या मॉड Z2 बोलो एक ही बात है। अब इसमें हम जैसे हम जानते हैं ट्राइंगल लोअर एडिशन पढ़ के आए हैं अपन, पैरेललोग्राम लोअर एडिशन पढ़ के आए हैं ना। तो जैसे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर हो गया Z1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये वेक्टर Z2 हो गया। ऐसे कोई तीसरा पॉइंट होता R, वो Z3 को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो क्या बोलते हैं, ओ आर वेक्टर बराबर Z3 हो जाता है। अब मैं इनका यूज करके एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, इन दो वेक्टर का यूज करके एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। पैरेललोग्राम बनाना आता ही है मैंने, ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया ना। ये जो वेक्टर था उसी को आगे बढ़ा दिया, और ये इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब क्या मैं इस वेक्टर के बारे में बता सकता हूँ, व्हाट दिस वेक्टर इज, दिस इज ओपी प्लस ओक्यू। व्हाट इज ओपी, Z1। व्हाट इज ओक्यू, तो वो ये वेक्टर क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 हो गया ना। जैसे ये वेक्टर अगर मान लो ये ओरिजिन है, और मैं बोलूँ कि ओपी वेक्टर Z1 है, इसका मतलब पी पॉइंट क्या हो गया, Z1 हो गया। मैं ये ओरिजिन है और मैं बोलूँ OQ वेक्टर Z2 है, इसका मतलब क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर क्या है, Z1 प्लस Z2 है, तो वो पॉइंट क्या हो गया, वो पॉइंट Z1 प्लस Z2 हो गया ना। यानी अगर Z1 यहाँ है Z2 यहाँ है, तो जैसे मैंने लोकेट करना सिखाया था ना आपको कि माइनस जेड कहाँ आएगा, आयोटा जेड कहाँ आएगा, माइनस का आयोटा जेड कहाँ आएगा। ऐसे अपन बता सकते हैं कि अगर Z1 यहाँ है और Z2 यहाँ है, तो Z1 प्लस Z2 को मुझे लोकेट करके दिखाना हो तो दिखा सकता हूँ मैं Z1 प्लस Z2 को। तो ये पॉइंट आ गया क्योंकि ये वेक्टर Z1 था, ये Z2 था, तो ये वेक्टर भी कितना हो गया, Z2 हो गया। और बाय यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन दिस प्लस दिस टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो Z1 प्लस Z2 आ जाए। यानी इस पॉइंट को अगर मैं R मान लूँ तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 के बराबर। यानी Z1 यहाँ है Z2 वहाँ है, तो Z1 प्लस Z2 वहाँ आ गया हमारे पास। ठीक है ना, समझ में आ गया, ऐसे निकाल दिया इसको। Z1 माइनस Z2 दिखाना हो तो Z1 माइनस Z2 दिखाना हो, Z1 माइनस Z2 दिखाना है तो माइनस Z2 ले लो आपकी बार है ना। ये माइनस Z2 मैंने यहाँ ले लिया, ये माइनस Z2 आ गया, ये माइनस वो अगर Z2 वेक्टर था तो ये माइनस Z2 वेक्टर हो गया। इन दोनों का यूज करके फिर एक पैरेललोग्राम बना लो, इन दोनों का यूज करके फिर मैं एक पैरेललोग्राम बना लूंगा। ये फिर मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये वेक्टर तो क्या है Z1, ये क्या है माइनस Z2, भाई ये माइनस Z2 तो वो भी माइनस Z2 हुआ ना, नहीं आया समझ में। तो ये क्या हो गया, ये इनका सम आ गया ना। ये कौन सा वेक्टर ये आ गया Z1 माइनस Z2, दिस प्लस दिस टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वेक्टर आ गया Z1 माइनस Z2। यानी ये जो पॉइंट हमारे पास होगा इसको अगर हम T मान लें, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 माइनस Z2। अब Z2 माइनस Z1 दिखाना हो तो ये Z है, और अगर ये Z है तो व्हाट इज Z2 माइनस Z1। अगर इसको मैं Z बोलूं तो व्हाट इज Z2 माइनस Z1, माइनस Z, माइनस Z वहां आ जाएगा उस जगह। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना, ऐसा दिखा दिया उसको। अब वो जो मैंने ट्राइंगल इनइक्विटी दिखाई है ना आपको, उसको मैं यहीं से फील कर सकता हूँ ना, उसको अपन यहाँ से ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर सकते हैं ना उस बात को ना। देखो ये लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, व्हाट दिस लेंथ इज मॉड Z1। ये लेंथ कितनी है, ये मॉड Z2 है। यहां से यहां तक की लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ,
मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बोल सकता हूँ ना, क्योंकि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, इसको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन प्लस जेड टू है, इसकी डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, तो मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू आ गया ना। और अगर मैं इसको इसकी बात करना चाहूँ, क्या मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूँ? व्हाट दिस वेक्टर इज जेड वन माइनस जेड टू, ये वेक्टर जेड वन माइनस जेड टू है ना। भाई मैं क्यूपी वेक्टर निकालूंगा ना, तो पी का पोजीशन वेक्टर माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर। नहीं आ रहा समझ में? आ गया समझ में? भाई ट्राइंगल ओरिएंटेशन लगा रहे हैं अपन, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास आएगा, दिस इज मॉड ऑफ, दिस इज मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। और ये भी बोल सकते हैं ना भाई, ये पॉइंट जेड वन है, ये पॉइंट जेड टू है, तो ये लेंथ कितनी होगी, जेड वन जेड टू के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। उसको ऐसा दिखा सकते हैं ना। ये मैंने प्रूव कर दिया, पहले तो मैंने विजुलाइज कराया था आपको। भाई पहले तो मैंने ये बताया था कि भाई मॉड जेड का मतलब होता है जेड की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो मैंने कहा था भाई इसको ऐसे समझ लो आप कि ये मॉड जेड है, ये भी मॉड जेड है, और इसका मतलब क्या हो गया, इस जेड जेड और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस हो गई मतलब ये। फिर मैंने कहा था अगर ये डिस्टेंस है, तो फिर अब ये मान लो भाई आप, इसका मतलब ये जेड वन जेड टू के बीच की डिस्टेंस होती है ना। अब तो मैंने प्रूव कर दिया है वेक्टर का यूज करके ना, कि एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एक पॉइंट जेड वन है, ये एक पॉइंट जेड टू है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने क्यूपी वेक्टर बना दिया, और उनके बीच में डिस्टेंस, उसका मॉड जो आएगा दैट विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे समझ में? ऐसे दिखा दिया ना। अब इसमें हम जानते हैं ये लंबाई मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू है, ये लंबाई मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है, ये मॉड जेड वन है, ये मॉड जेड टू है, ये मॉड जेड टू है, और ये मॉड ऑफ जेड वन है। तो ध्यान से देखो आप, हम जान पहले इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे ना हम, पहले हम इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे। इस ट्राइंगल में हम जानते हैं दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। नाउ व्हाट दिस लेंथ इज, मॉड जेड वन, दिस लेंथ इज, और वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। यानी मैं सही से बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू थर्ड साइड से बड़ा होगा, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू से बड़ा होगा। बिल्कुल सही है, प्रूव कर दिया इसको हमने। अब ध्यान से देखो, ये बराबर कब आ सकता है, जब ट्राइंगल बनना बंद हो जाए। ट्राइंगल बनना बंद कब होगा, जब तीनों ओरिजिन जेड वन जेड टू क्या हो जाए। भाई अभी तो ओरिजिन से जेड वन जेड टू से क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं ओरिजिन जेड वन जेड टू को क्या कर दूं, कोलिनियर कर दूंगा ना, तभी ये ट्राइंगल, तभी ये बराबर आएगा। वरना अगर ट्राइंगल बनता रहेगा, तब तो फिर जेड वन प्लस जेड टू, मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू, अभी ट्राइंगल बन रहा है तो वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा ना। समझ में आ गया ना? हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अब इस ट्राइंगल में देख लो आप, कि ये मॉड जेड वन है, ये मॉड जेड टू है, तो इनका सम इस लेंथ से भी क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ में? फिर मैं बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ जेड वन और मॉड ऑफ जेड टू, ये सम अगेन ट्राइंगल की थर्ड साइड इससे बड़ा हो जाएगा। डिफरेंस की बात करना चाहें, डिफरेंस की बात भी कर सकते हैं ना। अब की बार मैंने ये ट्राइंगल लिया है, फिर ट्राइंगल लेना, अब की बार मैंने ये ट्राइंगल ले लिया ना, ये लेंथ मॉड जेड वन हो गई, ये मॉड जेड टू, थर्ड साइड से बड़ा होगा। थर्ड साइड क्या है, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। डिफरेंस की बात करना चाहते हैं, वापस यहाँ आ जाओ, इन दो साइड का डिफरेंस, इन दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना। तो दो साइड क्या हो गई, एक तो मॉड जेड वन हो गई, एक मॉड जेड टू हो गई, इनके डिफरेंस का मॉड ये थर्ड साइड से छोटा होगा, थर्ड साइड से छोटा हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? अब की बार वापस इस ट्राइंगल में लगा दो कि इन दोनों का डिफरेंस, ट्राइंगल के दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा आ जाएगा, वो उससे भी छोटा आ जाएगा। और ये बराबर तब होंगे जब इक्वलिटी होल्ड करेगी, जब ट्राइंगल बनना बंद हो जाएगा। ओरिजिन जेड वन जेड टू से ट्राइंगल बनाना बंद कर दो आप, यानी ओरिजिन ये है, जेड वन ये है, जेड टू ये है, इनसे भी ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। और जैसे ही मैं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर कर दूंगा, तो फिर ट्राइंगल बनना बंद हो जाएगा और यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। हम देख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको फर्स्ट वाले में, कि अगर मैं इनको बोलूँ कि भाई ये कोलिनियर हमारे पास है, ये कोलिनियर है, कोलिनियर में हो सकता है कि भाई वो दोनों ओरिजिन के सेम साइड पर हो, ये दोनों ओरिजिन के अपोजिट साइड, एक उधर लाई कर रहा हो एक इधर लाई कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि मैंने मान लिया भाई वो सेम साइड पर है, ये मैंने ऐसा दिखा दिया ना। ये ओरिजिन आ गया हमारे पास, ये मैंने मान लिया जेड वन है, और ये मैंने मान लिया जेड टू है। क्या अब इन तीनों से ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमें दिखाना है वो जेड वन जेड टू क्या ओरिजिन के सेम साइड पर है, तो मुझे फर्स्ट और फोर्थ को दिखाना है। यानी मुझे दिखाना है कि मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू बराबर होगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू के। एक मुझे दिखाना है कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू बराबर होगा मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के। ये मुझे दिखाना है ना, ये दिखाना है ना।
ये दो मुझे दिखाना है कि इक्वलिटी होल्ड करेगी ऐसा होने पर। वो चारों तो दिखा दिए मैंने, वहां इक्वलिटी कहनी थी, अब हम बराबर की बात कर रहे हैं। और बराबर ऑब्वियस सी बात है तभी होगा जब ट्रायंगल बनना बंद होगा। ट्रायंगल में या तो दोनों उस तरफ होंगे या एक उस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। तो मैंने वो कर, अब इससे मैं दोनों दिखा सकता हूँ ना। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है हमारा, व्हाट दिस डिस्टेंस इज, ये डिस्टेंस है Z1 Z2 के बीच की। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। अब इसमें ये डिस्टेंस कितनी है, व्हाट दिस डिस्टेंस is, दिस इज मॉड ऑफ Z2 एंड व्हाट दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ Z1। तो क्या इस डायग्राम में ट्रू है, मॉड Z2, क्योंकि भाई ये मॉड इसलिए लगा रखा है हमें पता नहीं है कौन बड़ा है। इस डायग्राम में मॉड Z2 बड़ा है, तो मॉड Z2 में से मॉड Z1 को माइनस करो, क्या आएगा। अब यहाँ Z2 कर दो वहां Z1 कर दो। नहीं आ रहा समझ में। बट डिफरेंस मॉड इसलिए लगा रखा है अपन, पता नहीं बड़ा कौन है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है ना भाई हमारे पास, ये तो लेंथ है हमारे पास। भाई इस डायग्राम में देखो ना, ये मॉड Z2 में से, मॉड Z2 में से मॉड Z1 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा वो। अब यहाँ Z2 कर दो और वहां Z1 कर दो, फिर भी वो डिफरेंस के बराबर है, फिर भी इसके बराबर ही आएगा वो, इसलिए मॉड लगा रखा है मान। नहीं आ रहा समझ में। अब हम देख सकते हैं ये वाली बात, हमें ये निकालना है आपकी बात, ये तो मैं दिखाना है। तो ये देखिए Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पर ओरिजिन Z1 Z2 सेम साइड ऑफ ओरिजिन लाई कर रहा हूँ, Z2 ओरिजिन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर तो सारे केस में होगा, लेकिन यहाँ Z1 Z2 सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो अगर वो सेम साइड पे लाई कर रहे हैं मुझे ये दिखाना है, लेकिन अब ये क्या है हमारे पास, ये Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस है। तो Z1 तो यही है, Z2 यही है, मुझे माइनस Z2 चाहिए। माइनस Z2 मैंने यहाँ बना दी आपकी बात, माइनस Z2 मैंने यहाँ बना दी, दिस इज माइनस Z2। यानी Z1 Z2 ओरिजिन के सेम साइड पर है, तब जाके ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। क्योंकि अब देखो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, नाउ व्हाट दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस हो गई है ना। नहीं आया समझ में। नाउ व्हाट दिस डिस्टेंस इज, बराबर आ गई उसकी। तो ये इक्वलिटी होल्ड कब करी, जब Z1 Z2 अपोजिट साइड में नहीं है, Z1 Z2 क्या है, ओरिजिन के सेम साइड पर है, तब वो इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना। समझ में आ गया। तो ऐसे वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, उसको ऐसी बात नहीं है। वो टाइम लगता है, डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ में आ गया हमारे ना। ऐसे बाकी दो भी दिखा सकते हैं अपन चाहें तो, अब की बार एक बार Z1 को उधर लेके देख लो, Z2 को उधर ले लो आप, और दिखा दो कि वो सेकंड थर्ड के अंदर इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो कोलिनियर होंगे ट्राइंगल बनना बंद हो जाएगा, और फिर हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। और याद रखना आसान है, दोनों में साइन सेम हो तो सेम साइड पर होगा, अपोजिट साइन हो अपोजिट साइड पर होंगे। कोलिनियर तो चारों केसेस में होंगे ना। और जब भी हमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों निकालने हो, मैक्स मिनिमम, तो फिर वो थर्ड और फोर्थ का यूज करते हैं अपन, उसका यूज करके निकाल लेते हैं ना। ठीक है ना, ऐसे इनको दिखाया जा सकता है। अब जैसे कल हमने एक सवाल किया था, देखो आप, कल हमने सवाल किया था कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, देन प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ये प्रूव किया था ना कल हमने, ये हमने मैथमेटिकली कर लिया था ना। अब हम डायग्राम का यूज करके समझ सकते हैं ना। देखो हमें दे रखा है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड, मैंने मान लिया ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर Z1 हो गया। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, Z2 हो गया। अब मुझे Z1 प्लस Z2 का मॉड चाहिए, तो मैंने इनका यूज करके फिर एक पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये वेक्टर वापस क्या हो गया, Z1 हो गया। ये वेक्टर मैंने Z2 बना दिया। अब ये वेक्टर Z1 है, वो वेक्टर Z2 है, क्या हो गया, Z1 प्लस Z2, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 आ गया ना। तो और ये इनके बीच में डिस्टेंस हो गई ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 आ गया, और ये आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो बेसिकली हमें वहां लिखा रखा था Z1 Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों अलग अलग हैं हमारे पास, और ये इसके बराबर तो दिखाओ आप। अब देखो इसमें ये पैरेललोग्राम बन गया, इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की लेंथ क्या है, बराबर है। और अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ बराबर है, तो या तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है, या तो वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर, यानी ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है या तो ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। और अगर ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर कुछ भी हो, ले सही बोल रहा हूँ ना शायद मैं, अगर वो रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर ये 90 है
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू में से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन को माइनस करो, पाई बाई टू आएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन क्या आया, पाई बाई टू आया। लेकिन जरूर है यहाँ जेड टू हो सकता है यहाँ जेड वन हो और यहाँ जेड टू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट जेड टू प्लस पाई बाई टू आ जाएगा। यानी वो प्लस पाई बाई टू भी आ सकता है, माइनस पाई बाई टू भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू दोनों के बराबर आ सकता है ना। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली फटाफट प्रूव हो गया कि अगर ये बराबर है तो हमने इनको लोकेट कर दिया, दिखा दिया, और फटाफट प्रूव कर पाया कि वो रेक्टेंगल या फिर हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। और उससे फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस पाई बाई टू दिखा पाया अपन। कल मिलते हैं बाकी फिर अपन, है ना। होमवर्क लिख लो आप। तो वो डीबी भी दे रखी है मैंने, है ना, वो तो दे ही रखी है मैंने ना। उसके अलावा वेक्टर के भी सवाल करेंगे कल अपन, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने किया नहीं था ना, पहले भी शायद नहीं किया था और 2 दिन से भी नहीं किया था। इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था, ताकि पढ़ रहे हैं वो फिर टच में रहेगा, ताकि, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ नए सवाल लिख लो एक तो आप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट में मेरे हिसाब से अब तक जो दिया था सब पूरा हो गया है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बचा हुआ है कुछ, बचा हुआ था, मैथ दो कलम वन बचा हुआ था बस। और एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 के 3 सवाल। अच्छा, पार्ट 2 के बचे हुए हैं, अच्छा चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे अपन, है ना। तो इसमें कुछ सवाल लिख लो जो अब नया होमवर्क है, मतलब वो तो सब पुराना था। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, इसमें हम आ गए। पार्ट 1 में तो लगभग सब कर चुके हैं हम जो कर सकते थे ना। B8 करना है इसमें, B8 करना है, B9 करना है। B8 J9 J में, J मेन में आया हुआ है ना, B8। क्वेश्चन नंबर 10 शायद कर लिया इसका, देखना हमें। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 10 कर लिया क्या? देखना कर लिया हो तो ठीक है, वरना करके लाना है। ये 8 कर लिया था ना हमने इसका पार्ट 3 का, कर लिया था 8। ये 4 दिया था क्या मैंने करने के लिए आपको? 4 दिया था क्या एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का? 4 दिया था, 4 के बाद 7 दिया था। 7, 7 नहीं दिया। 7 करना है, 8 करना है,
दिया था 8। अच्छा ठीक है ना। 10 दिया था, 13, 14, 18, 19, 21, 21, 26, 31, 43 दिया था क्या? अच्छा चलो ठीक है, ये करके लाना है ना। और दो डीबी भी डिस्कस कर लेंगे फिर अपने ना। कौन सा किया था आज हमने? 67, 27, तो 28 और 29 तो हम डिस्कस करेंगे ना। और 31 आपको करके रखना है ना, क्योंकि ये तो आपने कल कर रखा है ना, नया होमवर्क तो ये है आपके लिए। 31 डिस्कस हम ये करेंगे, लेकिन 31 करके रखना है आपको ना। तो ये होमवर्क डिस्कस करेंगे कल अपन है ना। वेक्टर का भी कोशिश करेंगे करने की ना, क्योंकि वो कोशिश भी करेंगे कि थ्योरी भी पूरी करें ना।